मैं कल कुछ दिन पहले रात को एम्स गया। मेट्रो स्टेशन में लोग वहां 600-700 लोग लेटे हुए हैं। किसी को कैंसर हुआ है, दिल की बीमारी है, वाल्व नहीं काम कर रहा, सांस नहीं ले पा रहे हैं, टॉयलेट नहीं वहां पे, खाने को नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकते। पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, बिजनेस का सिस्टम हो, आपके लोग हैं ही नहीं उसमें। आपने लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, और राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन आपने पा लिया। मगर अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपको सत्ता कहीं नहीं मिली। क्योंकि हुआ क्या, जब इन लोगों को पता लगा कि पिछड़ा वर्ग, दलित ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी, मगर पावर कहीं और ले गए। पावर कहां गई? पावर अदानी अंबानी, पावर आरएसएस, हर संस्था में अपने लोगों को डाल देते हैं। मैंने लिस्ट बनाई आरएसएस के जो अपॉइंटीज हैं, हजारों अपॉइंटीज होते हैं सरकार में, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, गवर्नर, हजारों होते हैं। मैंने लिस्ट निकाली, ये आरएसएस सत्ता के सिस्टम में किसको डाल रहा है। उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। बजट, हिंदुस्तान का बजट 90 लोग बांटते हैं। एमपी एमएलए बजट नहीं बांटते। जो धन है वो 90 अफसर बांटते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने लिस्ट निकाली, ये है कौन? आपकी आबादी, पिछड़े वर्ग की आबादी 50% है, कम से कम। कोई जानता नहीं है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि गारंटी कह के मैं कह रहा हूं कि भैया 50% है। ये कह सकते हैं कि हां 50%, कम से कम 50 है, 50 से 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, पता नहीं, मगर 50 से कम नहीं है। दलितों की 15%, आदिवासियों की 8%। इसीलिए तो हम यहां आए हैं। तो तकरीबन 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग माइनॉरिटी हैं। और अगर आप उन अफसरों की लिस्ट देखें तो 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, 100 रुपए बांटती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 50%, बजट में भागीदारी 5%। दलित 15%, उनके भी 3 अफसर, 100 रुपए बंटते हैं, 1 रुपया उनका अफसर निर्णय लेता है, 1 रुपए का। आदिवासी 8%,
8% आबादी, 100 रुपए में से 10 पैसे की भागीदारी। तो अब आप सब मिला लो, सब मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। माइनॉरिटी भी उसमें ही है, वो भी उसी में है। तो आपकी भागीदारी 6%, 7%, 8%, आपकी आबादी 90%। प्राइवेट सेक्टर में पूरा का पूरा धन 200 लोगों को जा रहा है, उसमें आपका एक आदमी नहीं। एम्स के सामने आपके लोग मर रहे हैं, मगर प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपका एक आदमी नहीं उसमें। आपके बच्चे लाखों रुपए देते हैं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपका एक आदमी नहीं उसमें। जीएसटी कौन देता है? आप देते हो। बजट में पैसा कहां से आता है? आसमान से थोड़ी टपकता है। बजट में पैसा जीएसटी का पैसा आता है, जीएसटी का पैसा आप देते हो। जितना पैसा अदानी, अगर अदानी शर्ट खरीदेगा, यही शर्ट जो आपने पहन रखी है, अगर वो यही शर्ट खरीदेगा, जितना टैक्स आप दोगे उतना टैक्स वो देगा। तो हो क्या रहा है? आप मेहनत कर रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकलता है, महंगाई बढ़ती है, आपका पैसा कहां जाता है? प्राइवेट अस्पताल में जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जाता है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, आपके जेब में से पैसा ट्रांसफर हो रहा है बस, और आप देखते रह रहे हो। ये प्रॉब्लम है। अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे, वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे, एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है, जो कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वही 10-15 लोगों के हाथ में जा रहा है। तो एक बार जाति जनगणना होगा, हमें पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और हिंदुस्तान के सिस्टम में उसकी कितनी भागीदारी है। प्राइवेट अस्पतालों में कितनी भागीदारी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी भागीदारी है। और उसके बाद हम सही प्रकार से विकास की बात
कर पाएंगे। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं और सबकी प्रगति होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और इसकी सोच को हम पूरे देश में फैला रहे हैं। और लड़ाई, मैंने पार्लियामेंट में भाषण में साफ बोली, लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच में है। एक तरफ समानता, एकता, दूसरी तरफ नफरत और हिंसा। और मैं ये आपसे कहने आया हूं, जो आपने कहा कि राजनीतिक नुकसान होगा तो भी मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना नुकसान हो वो सब हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम मैं करके छोड़ूंगा। आप सब यहां आए, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैसेज है आप गांव-गांव में फैलाइए, संविधान का मैसेज, जाति जनगणना का मैसेज और 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ने वाला मैसेज। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।